अब मैं माइक्रोफोन अपने पूज्य मित्र हरिशंकर के हाथ में देता हूँ। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो हेलो। हाँ, हरिशंकर ने जो लैंप के पीछे अंधेरे में छुपा बैठा था जवाब दिया, और ऐसा मालूम हुआ जैसे स्टेज के बाहर से उसकी आवाज़ माइक पर गूंजती हुई आ रही हो। वो खुद नज़र नहीं आ रहा था। हेलो हेलो, मैं हरिशंकर अब आपसे बात कर रहा हूँ। मैं हरिशंकर श्रीवास्तव, कमाल का हमजाद, लाज और निर्मला का इकलौता बड़ा भाई, चंपाबाजी का रफ़ीक। मेरा किरदार भी खासा अहम है। मेरे किरदार के बहुत से पहलू हैं। मैं कहानी में इतने सारे मुख्तलिफ रोल अदा कर रहा हूँ, मैं बात किस तरह शुरू करूँ, स्टेज पर कैसे दाखिल हूँ, ये बड़ा घपला है। सामने वसी सब्ज़ाज़ार है, हज़ारों लाखों फूल घास पर खिले हैं, गुलाब, लाला, स्वीट पी, दरख्तों की हरी और नारंगी पत्तियां जाड़ों की सुनहरी धूप में झिलमिला रही हैं। अप्पी गाउन पहने अपने साथ की लड़कियों के साथ अगली कतार में जा बैठी हैं। भैया साहब और चंपाबाजी आम के दरख्त के नीचे खड़े बड़ी मसरूफियत से किसी दोस्त से गुफ्तगू में मौह है। हर साल यही सब होता है। फिर इन मौक़ों के ग्रुप फ्रेम करके दीवारों से लटका दिए जाते हैं और वक्त गुजरता है और उनके कागज़ पीले पड़ जाते हैं। कमाल ने शायद आपको बताया होगा कि मैं उसका बड़ा चहीता दोस्त हूँ। उसकी बहन तहमीना से, जिसे घर में अप्पी कहा जाता है, मुझे इतनी ही मोहब्बत है जितनी लाज और निर्मल से। लेकिन मेरा और कमाल का अप्पी के लिए दौड़ भाग करते करते नाक में दम आ जाता है। अल्लाह, हरिशंकर हमरे लिए बाटा की जूतों की जोड़ी बदलवाते लाना। ऐ मियाँ ज़री आज अमीनाबाद जाओ तो हाजी साहब से कहना हमारी सारी कब तलक रंग देंगे। ऐ जनाब, हज़रतगंज जाते हैं, ज़रा हमारे और लाज के लिए मारी वाला अस्का के 2 टिकट ख़रीद लाइएगा। खुदा के लिए अप्पी, आखिर तुम्हारी वो साइकिल किस मर्ज़ की दवा है, ऐसी काहिली भी किस काम की। मैं बाज़ दफ़ा झुझला कर कहता, और इतनी बड़ी जहाज़ की जहाज़ मोटर जो गिराज में पड़ी झक मारती है, वो किस दिन काम आएगी। इतनी घाम में ऐसी ऐसी बेगार करवा के हम मज़दूरों का खून पसीना एक करवाती हो। ऐ भैयन, मैरिज कॉलेज जाकर ज्ञान से मिलना और उससे कहना कि निडल वर्क का वो वाला नंबर भिजवा दे जिसमें लाज खिड़की में से सर निकाल कर हुक्म चलाती। ला खौल वला कुव्वत। गुस्से के मारे दिल चाहता है इन दोनों चिड़ियों की चुटिया पकड़कर घसीटता हुआ नदी तक ले जाऊं और पानी में डुबो दूं। अगर मर गई तब भी दोनों के भूत आकर निडल वर्क के रिसालों और सिनेमा के टिकटों की फरमाइश किया करेंगे। मैं एक पैर साइकिल पर रखते हुए दूसरा बरसाती की सीढ़ी पर टिकाकर सिगरेट जलाता और उदासी से दोनों को देखता रहता। मेरा लाइब्रेरी कार्ड ही कहीं गुम हो गया है शंकर मियाँ। टैगोर लाइब्रेरी तक जाकर अप्पी इत्मीनान से घास पर बैठते बैठते आवाज़ देती। अब वो यूनिवर्सिटी में पहुंच चुकी थी और हमारी मुसीबतों में इजाफा हो गया था। भैया आज शाम को पिक्चर नहीं दिखलाओगे? लाज अप्पी की शह पाकर बोलती। चुप रह चुड़ैल, मैं कुर्राता। अच्छा है, डांट लो गरीब को, बेचारी 4 दिन के लिए नैहर में मेहमान है। अप्पी बड़ी रिक्कत खेज आवाज़ में कहती। और क्या, कर लो कमीनापन। लाज हौज की मुडेर पर बैठकर पैर हिलाते हुए सू सू करती। हम कोई चंपाबाजी हैं जो हमें कॉफ़ी हाउस ले जाकर आइसक्रीम खिलाओ। हम तो बेचारी लाज और अप्पी हैं। चंपाबाजी, उनका क्या जिक्र है, मैं हड़बड़ा कर कहता और पैडल पर जोर से पैर मारकर जन्नाटे के साथ बरसाती के बाहर निकल आता। अक्सर शाम को अप्पी और कमाल की छोटी बहन तिलत मैरिज कॉलेज से लौटते में मेरे घर में रुक जाती। मेरा हमजाद कमाल कहता था, मुझे यकीन है कि हमारे दिमागों की एक एक चूल ज़रा ढीली है। जब हम दोनों किसी सफ़र से लौटते तो सुबह सुबह हल्के खून धुंधलके में संदीले का छोटा सा स्टेशन आता था। कमाल ने कहना शुरू किया, यहाँ लड्डू होते हैं। शंकर ने ख्याल जाहिर किया। ऐन उसी वक्त लड्डू संदीले वाले की सदा सुनाई दी। सुर्ख बजरी के प्लेटफॉर्म पर नस्तालिक कस्बाती शोरफा, अंगर के 2 पल्ली टोपियाँ, सफ़ेद ढीले ढाले पाजामे, उजली धोतियाँ पहने दूसरी ट्रेन के इंतज़ार में इत्मीनान से टहलते थे। प्लेटफॉर्म के किनारे चंद पालकियाँ रखी थीं। सफ़ेद फूलों से घिरा हुआ स्टेशन, जिसके अप में आम के बागात थे। बारीक सुर्ख कागज़ में लिपटी हाडियों में रखे हुए लड्डू बेचने वालों की सदाएं। दूर सुर्ख चादर ओढ़े कोई लड़की विदा होकर चहकू पहकू रोती स्टेशन के फाटक की तरफ जा रही थी।
اس کے آگے آگے 3-4 دیہاتی چل رہے تھے. دولہا نے ہلدی کے رنگ کا جوڑا پہن رکھا تھا. میں ذرا لڈو کھانا چاہتا ہوں. میں نے اظہار خیال کیا. اے میاں، اے بھائی. میں نے آدھی بات شنکر سے کہنے کے بعد پھر لڈو والے کو آواز دی. اے بھائی کہیے مہربان. لڈو والے نے کھڑکی میں سے اندر جھانک کر نہایت شائستگی سے دریافت کیا. میاں شنکر، تم نے کانن کا وہ نیا فلم دیکھا؟ جوانی کی ریت کے موہ ان بن یہ جلسہ سہائے نا. کہاں دیکھا؟ ہم تو مرزا پور میں بیٹھے چھینک رہے تھے. کیوں گپ مارتا ہے بے؟ مرزا پور میں چھینک رہے تھے تم مجھے نہ بھیجو وہاں چھینکنے کے لیے. میں نے غصے سے کہا. چلا جا بھائی للہ، تو ہی چلا جا اور میری جان بخشی کر. اس نے ہاتھ جوڑ کر التجا کی. یہ مجھے معلوم تھا کہ گپ ہانکتا ہے نامعقول. خود بردکھوے کے لیے وہاں پہنچ گیا تھا اور مجھ پر رعب جھاڑ رہا تھا. میں ساری چھٹیاں اکیلا مسوری میں بور ہوتا رہا اور ہری شنکر سریواستو تھے کہ مرزا پور میں بیٹھے کجریاں الاپ رہے تھے. اب پچھلے ہفتے اماں بیگم کا خط پہنچا کہ فوراً لوٹو. کلیان پور سے اپی بھی لوٹ کر آ رہی تھیں. یونیورسٹی کھلنے میں ابھی 1 ہفتہ باقی تھا مگر گھر میں ایک کرائسس درپیش تھا. اماں بیگم نے لکھا تھا کہ خدا کر کے بھیا نے بیاہ کے لیے ہاں کر دی تھی. سب کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے کہ بھیا نے ہاں کی تو لڑکی ندارد. اطلاع ملی کہ اپی نے انکار کر دیا ہے. اب گھر پر ہائی کمانڈ کا اجلاس ہونے والا تھا. شنکر بھی مرزا پور سے لوٹ آیا تھا اور لاج کے میاں سے ملنے کے لیے دلی پہنچا ہوا تھا. میں نے مسوری سے اس کو تار دیا. مراد آباد کے اسٹیشن پر وہ مجھ سے آن ملا. بھیا کی شادی کا کیا ہوگا؟ پتہ نہیں. لاج نرمل سے پوچھنا کوئی لونڈیا ہے ان کی نظر میں. یہ اس قدر لڑکیاں دنیا بھر میں بھری ہوئی ہیں مگر وقت پر کوئی نہیں ملتی. چمپا باجی بھی لکھنؤ پہنچ گئی ہوں گی. کیلاش ہاسٹل ہی میں رہیں گی نا؟ شنکر نے یکلخت بڑی سنجیدگی سے کہا. پتہ نہیں. میں چپ ہو گیا. لاؤ ایک بیڑی دیو. میں نے کچھ دیر بعد خالص یکے والوں کے لہجے میں اس سے کہا. اس نے خاموشی سے سگریٹ کیس اوپر سے پھینک دیا. میں پھر کھڑکی کے باہر دیکھنے لگا. اب ہم تیزی سے شہر کی اور آ رہے تھے. عالم باغ شروع ہو چکا تھا. میں نے آنکھیں بند کر لی. میرا دماغ دراصل ایک قسم کا بھانمتی کا پٹارا تھا. میں بہت سی باتوں کو الگ الگ کر کے ان پر غور کرنا چاہتا تھا مگر وہ پھر گڑبڑ ہو جاتی تھیں. چمپا باجی اس میں ایک ڈسٹرب کرنے والے عنصر کی حیثیت سے شامل ہوتی تھیں. میں ان کو نظر انداز کرنا چاہتا تھا. مجھے اس سمے کسی چیز کی ضرورت نہ تھی بجز ایک سندیلے کے لڈو کے. میں نے شنکر سے کہا. لڈو پھینکو. سماپت ہوئے. اس نے اطمینان سے منہ چلاتے ہوئے کہا. کیا چمپا باجی نے منگوائے تھے؟ وہ مجھ سے کون سی چیزیں منگواتی ہیں؟ میں کوئی بھیا صاحب ہوں؟ ہاں یہ بھی ٹھیک کہتے ہو. شنکر نے عقلمندی سے کہا. تم بھیا صاحب نہیں ہو. میں کمال رضا نہیں ہوں. اپی چمپا باجی نہیں ہے. ہم سب الگ الگ ہستیاں ہیں. ہم اپنے اپنے دائروں میں زندہ رہیں گے. یہ ویدانت کا ریکٹ مت چلاؤ سویرے سویرے. میں نے غصے سے کہا. اچھا لڈو لیو. تمہاری تو بڑی خاطریں ہوئی ہوں گی مرزا پور میں. میں نے کروٹ بدلتے ہوئے کہا. ہاں ہوئی تھی. اس نے بے تعلقی سے جواب دیا. مگر خاطریں تو ہماری گورکھپور میں ہوئی تھی پچھلے سال. یہ شنکر کا باقاعدہ کیریئر بنتا جا رہا تھا. ہر سال گرمیوں کی چھٹیوں میں کہیں نہ کہیں بردکھوے کے لیے بلایا جاتا تھا. ٹھاٹھ تھے بھائی کے. اب تو لاج کو ودا کر کے بندہ چین کی بنسی بجائے گا. اس نے آرام سے لیٹتے ہوئے اظہار خیال کیا. کمینے. بہن کو ودا کرتے سمے بجائے اس کے کہ رو بیٹھے خوش ہو رہے ہیں کہ اب فرصت ہے لونڈیوں میں گھومنے کی. یہ تمہارا اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا ریکٹ فراڈ ہے سارے کا سارا. اس ہیراوتی پانڈے کا کیا ہوا؟ اور میں تم سے سوال کر سکتا ہوں کہ لاہور میں جو آپ وہاں کی ترقی پسند لڑکیوں سے بھائی چارہ کر رہے تھے پچھلے سال، اور وہ الہ آباد میں جو تھی شیو لیلا بہادری، اور میاں کیوں دل جلاتے ہو صبح صبح، اور کلکتے میں جو ہے وہ کیا نام ہے اس کا، مدھر لیکھا مجومدار. شنکر نے ہونٹوں کی مخروطی شکل بنا کر بنگالی لہجے میں کہا. جبھی تو لاج اور اپی کہتی ہیں کہ ہم لوگ سخت چپڑکناتی ہیں. میں نے اعتراف کیا. شنکر دفتن بڑا اداس ہو گیا. دیکھو بہنیں ہیں اس نے کہا
اور وہ विदा हो जाती हैं। हाँ, मैं चुप हो गया। लाज ने मुझसे कहा था, कमाल भैया, चंपा बाजी ऐसी लड़की हैं, मुझे लगता है जैसे कि उनकी वजह से बहुत से लोग बहुत दुखी होंगे। लाज में ये छठा हिस्स जाने कहाँ से आ गया था। लड़कियों की था कौन पा सकता है। शंकर, हाँ यार, हफ्ते के रोज़ रेडियो पर एक यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम है, हवापुर यूनिवर्सिटी का कॉन्वोकेशन। हाँ यार, तज़ीन दरियाफ्त करेंगी स्क्रिप्ट मुकम्मल किया या नहीं। स्क्रिप्ट चंपा बाजी के पास से। चले जाना कैलाश हॉस्टल, क्या रखा है। जो बात मैं ख़त्म करना चाहता था, शंकर मान उसी नुक्ते पर पहुंच गया। हाँ, नहीं, पता नहीं। ये 4 अल्फाज हम सब की ज़िंदगियों का गोया मुकम्मल उन्वान थे। हाँ, नहीं, पता नहीं। ज़रूर जाऊंगा कैलाश हॉस्टल। वाकई इसमें रखा क्या है आखिर। वो मेरा कर ही क्या सकती हैं। वो पीली रंगत वाली दुबली पतली लड़की, मुतहिश आंखों वाली, यूनियन में तकरीर करने खड़ी होती हैं तो घबरा जाती हैं। अभी तक यही तय नहीं कर पाई कि मुस्लिम लीगी रहें या कांग्रेस में शामिल हो जाएं। हर किस्म की अक्ल से माजूर। 1000 बार समझाया, हवाई जहाज़ ऐसे उड़ता है, रेडियो ऐसे बजता है, ग्रामोफोन में आवाज़ इस तरह भरी जाती है, मगर हर दफ़ा मुर्गे की वही एक टांग के पैर, मेरे पल्ले तुम्हारा साइंस नहीं पड़ता। वाह क्या अदा है। जी हाँ, मैं उनसे कोई डरता हूँ? मुतलक नहीं डरता हूँ उनसे। मुझसे उम्र में 1 ही आध साल बड़ी होंगी, मगर बुजुर्गी पर इस कदर इसरार है कि अगर भूले से बाजी न कहा तो खफा हो जाती हैं। मैं बहुत मामूली हूँ, उन्होंने भैया से कहा था। भैया कौन? आइंस्टाइन थे। भैया साहब चंपा बाजी से इश्क फरमा रहे थे तो लगता था हरिपुरा कांग्रेस का इजलास हो रहा है, या हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बहस की जा रही है, या सिद्धांत साहब 18वीं सदी की नस्ल पर लेक्चर दे रहे हैं। अप्पी ने ऐसा क्यों किया? मेरा मतलब है शादी से इनकार। शंकर ने दफतन सवाल किया। मैंने गुस्से से दांत पीसे। मैं इस शंकर श्रीवास्तव से आजिज था। जो बात मैं सोचता था वो बेतार बरकी की लहर की तरह उसके दिमाग में पहुंच जाती थी, या पहले से होती थी। हमजाद की तरह कहीं इससे मफर न थी। अगर मैं उससे बात ना भी करता था तो बेकार था, क्योंकि मुझे मालूम था ये ऐसा पहुंचा हुआ परमहंस बन चुका है कि उसे ज़ुबानी गुफ्तगू की ज़रूरत ही नहीं। हम दोनों एक दूसरे के लिए भगवान कृष्ण और अर्जुन का दर्जा रखते थे। अक्सर ये दर्जे अदलते बदलते रहते थे। जब से चंपा बाजी ने बनारस से आनकर लखनऊ में दाखिला लिया था, इसे मालूम था कि मैं उनके इश्क हकीकी में मुब्तला हूँ। निहायत ढिठाई से वो भैया साहब से कहता, चंपा बाजी आपको बहुत पसंद करती है। वैसे आप हैं ही पसंद के लायक, मगर ये कि, और चूँकि अप्पी से भैया की मंगनी हो चुकी थी और अप्पी भैया साहब को आम हिंदुस्तानी लड़कियों की तरह अपना देवता तस्वुर करती थी और भैया साहब चंपा बाजी पर दम दिए दे रहे थे, लिहाजा ये सिचुएशन बेइंतहा गुंजलक हो गई थी। और ये शंकर का बच्चा निहायत खूबसूरती से भैया साहब को समझाता रहता था कि वो सख्त गलती पर हैं, और चंपा बाजी की ऐसी लड़कियां तो हर साल यूनिवर्सिटी में आती हैं। अप्पी का और उनका क्या मुकाबला। फिर उसे भैया साहब के इस चपड़कनाती पर सख्त गुस्सा आता, क्योंकि लाज की मानिंद अप्पी को भी वो अपनी जिम्मेदारी समझता था। अप्पी क्या करेंगी? अभी तो वो विलायत भी नहीं जा सकती, उसने फिक्रमंदी से कहा। विलायत जाना ही तो सारे दुखों का इलाज नहीं है, मैंने कहा। फिर मुझे एक वहशत खेज ख्याल आया, अप्पी क्या लाज की तरह मैं उनको विदा नहीं कर सकूंगा? अप्पी की शादी किससे होगी? उनकी ज़िंदगी में खुशी किस तरह दाखिल होगी? भैया साहब किस कदर कमीने जलील इंसान है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मगर भैया साहब तो शादी करना चाहते थे, अप्पी ही ने इनकार कर दिया था। मुझे मालूम था वो किस कदर खुददार हैं। इज़्ज़त नफ्स, खुददारी वगैरह ये अल्फाज इस उम्र में मुझे हम सब को बेहद अहम और ज़ोरदार लगते। उनके अल्फाज मानी भी बदलते रहते हैं। ये हमें मालूम न था, न मुझे, न अप्पी को, न गालिबन चंपा बाजी को, क्योंकि हम अभी बहुत कम उम्र थे। ट्रेन अब मज़ाफ़ात में दाखिल हो रही थी। खिड़की में से हवा का झोंका कंपार्टमेंट में दाखिल हुआ। उसमें आम के पत्तों की महक थी। अब मीलों दूर तक आलम बाग का सिलसिला फैलता आ रहा था। बारिश में भीगी अनगिनत रेल की पटरियां, रेलवे वर्कशॉप,
کنارے کنارے پر پھولوں میں چھپے ہوئے بنگلے بن کے سامنے اینگلو انڈین بچے کھیل رہے تھے۔ ہم لکھنؤ پہنچ چکے تھے۔ اسٹیشن کی برساتی میں موٹر داخل ہوئی جسے قدیر چلا رہے تھے۔ موٹر میں بیٹھ کر ہم نے ٹرانس گومتی سول لائنز کا رخ کیا۔ شنکر کو سنگھاڑے والی کوٹھی اتارتے ہوئے میں گھر پہنچ گیا۔